नमस्कारम दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। और ये सेंसिटिव इस वजह से भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और साथ ही ये नेचर को भी इम्पैक्ट करता है। तो शायद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ हसदेव जंगल पर जो चल रहा विवाद है उस पर। हसदेव जंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हसदेव जंगल जो है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये खाली सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट को ही कवर नहीं करता बल्कि ये कोरबा का जो उत्तरी भाग है और सरगुजा का जो दक्षिणी भाग है उसको भी ये टच करता है, उस एरिया को भी ये छूता है। और ये जंगल जो है न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि मध्य भारत का एक बड़ा वन क्षेत्र है और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना देता है। इस जंगल की खास बात यह भी है कि यह जंगल जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और हाथियों के साथ साथ 25 अन्य और प्रजातियां हैं, वन्य जीव प्रजातियां हैं जो इस जंगल में निवास करती हैं और इनमें से कई तो विलुप्त प्राय श्रेणी में आ गए हैं। और इस लिहाज से भी इस जंगल का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट विवाद जो चल रहा है उसमें यह है कि ये एरिया जो है कोल बहुल एरिया है। इस क्षेत्र में कोयला अत्यंत मात्रा में है और जो कोयला खनन कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र पे अपना ध्यान टिकाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया को खनन क्षेत्र बनाया जाए। और जाहिर सी बात है जिसका सीधा सीधा फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा और देश को और राज्य को भी इसका फ़ायदा आर्थिक रूप से ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए या आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए प्रकृति को ताक में रखना सही है? तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को और आगे बढ़ाएं। मेरा नया प्रयास है तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिले ताकि मुझे ऐसा और काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों यह जो एरिया है वो काफ़ी समय से विवादों पे चल रहा है क्योंकि इस एरिया में कोयला बहुत ही मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से जो कोयला खनन कंपनियां हैं वो इसके लिए आतुर दिखती हैं और सरकार भी कहना चाहिए कि अपना लाभ लेने के लिए, और वो ज़रूरी भी है के लिए इन कंपनियों का सहारा ले रही हैं। विवाद तब बढ़ता है जब इस जंगल को काटने की बात आती है। तो इस दिशा में 2010 में केंद्रीय वन्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस खनन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इस पूरे एरिया को नो गो एरिया घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में वन पर्यावरण मंत्रालय के ही वन सलाहकार समिति ने इस पूरे एरिया को फिर से इस पूरी प्रक्रिया को फिर से हरी झंडी दिखा दी थी, जिससे खनन का काम फिर से शुरू हो गया था, जो बाद में 2014 में जाकर ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा फिर से निरस्त कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दिया गया था। तब से यह जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही रुक रही है, चल ही रही है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो समिति है उनके अनुसार यह जो क्षेत्र है वो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से फील्ड है, भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे विलुप्त जानवरों का भी ये रहवास है। और इस लिहाज से भी कहना चाहिए कि इस जगह का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यह भी कहा जाता है उनके रिपोर्ट में कि अगर ये वन कटे तो हाथियों को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी की स्थिति में भी हाथी उस क्षेत्र में बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर ये जंगल कटे तो उनके रहने के लिए जगह वैसे भी कम पड़ेगी और फिर उनका ग्रामीणों के साथ या फिर लोगों के साथ उनका जो मुठभेड़ है उसकी संख्या में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। इस पूरी बात को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस दिशा में निरस्तीकरण उन्होंने दिया था। इसने एक हिसाब से स्टे लगा दिया था। पर अभी हाल में ही परसा ईस्ट कोल ब्लॉक का जो खनन का जो प्रोसेस है उसके दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो गई है और इसके लिए 6000 एकड़ जमीन में लगभग 4,50,000 पेड़ों को काटना तय हुआ है, जिसके लिए जंगलों को चिन्हित भी कर लिया गया और उसमें कटाई का काम भी शुरू हो गया है। और जब इस कटाई का काम शुरू हुआ है तब से लोग जो हैं, वहाँ के जो रहवासी जो हैं, लोकल्स हैं, और लोकल्स के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ भर में और देश भर में जो पर्यावरण के लिए जागरूक लोग हैं वे सब इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया पर फिर से रोक लगा दी गई है पर यह विरोध जो है अभी भी चल ही रहा है। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा कि इसमें कानूनी पेच क्या है।
हसदेव जंगल जो है हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में से एक है। इस अनुसूचित क्षेत्र में ये जो सूची क्षेत्र है, इनको एक विशेष अधिकार मिलता है। इनमें जो ग्राम सभा होती है, इन क्षेत्रों की जो ग्राम सभाएं होती हैं, उनको यह अधिकार होता है कि वो अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और आजीविका की रक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं। उनको संविधान अधिकार देता है। और यह जो कटाई हो रही है, उसमें जो विरोध हो रहा है वो इसी अधिकार को लेकर ही, इसी अधिकार के तहत ही हो रहा है। जो ग्रामवासी हैं वो इस चीज का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो है उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उनकी पहचान है। और अगर ये कटता है ये जंगल, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति को भी नुकसान होगा ही, साथ ही साथ वहाँ पे रहने वाले बहुत से ट्राइबल्स हैं, साथ ही साथ मैंने पहले ही कहा कि वन्य जीव जो है इससे प्रभावित होंगे, जो कि पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस दिशा में बात चल रही है। हालांकि जो कोल ब्लॉक, जो कोयला खनन कंपनियां हैं, उनको बेरिंग एक्ट 1957 के आधार पर जो है खनन का जो परमिशन है वो दिया जा रहा है। अब ये इस एक्ट के तहत बात यह होती है कि आपको इस क्षेत्र में खनन की परमिशन तभी मिल सकती है जब आपको जो ग्राम सभा या ग्राम समिति है उसका परमिशन आपको मिले, उसके एक तरीके की अनुशंसा आपको चाहिए। पर इन कंपनीज को परमिशन मिले खनन के लिए, लेकिन ग्रामवासियों का या फिर लोकल्स का इल्जाम यह है, आरोप यह है कि उन्हें फर्जी परमिशंस, फर्जी अनुशंसाएं मिली हैं ग्राम सभाओं की। ग्राम सभाओं में कहीं पर भी इस पर चर्चा नहीं हुई, ना ही उन्होंने इस तरह का किसी तरीके की अनुशंसा दी है, पर फर्जी अनुशंसा पत्र लगाकर उनको ये परमिशंस दी गई हैं। अब इसमें कौन जिम्मेदार है, क्या है, इसकी डिटेल्स तो मैं नहीं जानता और ना ही मैं उस पर जाना चाहूँगा। ये बस मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम एक आम लोग इसमें शामिल हो सके, ताकि कहना चाहिए हम इसके प्रोज और कॉन्स पर बात कर सकें। तो इस पर ये जो घटना घटी की जो फर्जी अनुशंसाएं मिली हैं ग्राम सभाओं की, इसके विरोध में 2019 में, जी हाँ 2019 में एक 75 दिनों की फतेहपुर में धरना प्रदर्शन भी हुआ था, जो काफ़ी लंबा चला था और उसमें बहुत सारे लोगों पर आपराधिक मतलब केस भी लगाए गए, उन पर केसेस चले भी। और बाद में इसके साथ 2021 में कहना चाहिए कि इस पर एक मार्च भी हुआ, पैदल मार्च हुआ, जो कि हसदेव से रायपुर तक की यात्रा थी। उसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हुए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब हम बात करेंगे कि क्या ये ऐसा विकास हमें चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मेन मुद्दा जो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ वो है कि हमें विकास तो चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा राज्य तरक्की करे, लेकिन उस तरक्की का माध्यम कैसा होना चाहिए, तरीका कैसा होना चाहिए। क्या उस तरीके में हमारा ही नुकसान हो? क्या ऐसा तरक्की हमें चाहिए, या फिर हमें कोई ऐसा तरक्की का मॉडल तैयार करना चाहिए जो पर्यावरण के साथ साथ हमारे विकास को भी आगे बढ़ाए? दोस्तों, इस तरीके के विकास के पक्ष में मैं तो नहीं हूं जहां पर हम पर्यावरण को एक तरीके से नुकसान पहुंचाएं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारें, क्योंकि वर्तमान में हो सकता है हमें तो फायदा हो, पर भविष्य में इसका दुष्परिणाम हम पर किस तरीके से आएगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, लगभग एक मध्य भारत का कहना चाहिए ना, मिडिल इंडिया का हमारा एक बड़ा सा एक फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। छत्तीसगढ़ का एक काफ़ी बड़ा एरिया बस्तर के साथ ये कवर करता है, जहाँ पर पेड़ों की संख्या, जंगलों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और ये हमारे जलवायु को नियंत्रित करने के लिए, हमारे जलवायु को निर्धारित करने के लिए काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये 5 लाख के करीब पेड़ अगर कटते हैं तो आप इमेजिन करिए कि इसका परिणाम आप पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। तो ठीक है, हमें पैसे हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से संपन्नता थोड़ी दिखे हमारी सरकार को, या फिर उसका असर हम पर भी पड़े, पर इसका दुष्परिणाम है जो कि आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है। मेरा मत तो यही है कि हम सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हम सब की बात है, ये किसी और की बात नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग जो हैं इस दिशा में जागरूक हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस पर हमारा भविष्य भी निर्भर करता है। तो मैं यह नहीं चाहता कि देश का विकास ना हो, राज्य का विकास ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश तरक्की करे, लेकिन उसका तरीका कुछ ऐसा हो जहाँ पर किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, प्रकृति को ना ही, व्यक्ति को ना ही, आने वाली
पीढ़ियों को। तो दोस्तों, आप भी विचारिए और सोचिए कि क्या यह सही है कि गलत।